Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to talk about one-way ANOVA, or you can say one-way analysis of variance using Minitab. The outline of today's video is we will discuss one-way ANOVA using Minitab. But before applying the one-way ANOVA, we will test some pre-assumptions in order to apply the one-way ANOVA. That was normality test as well as the homogeneity of the variances test, because as we know that if we want to apply the one-way ANOVA on our data set, so the first condition is data must be normal, and the second thing is कि आपका जो variances है तमाम groups के अंदर they must be constant होने चाहिए. Okay, then हम जो हमारे पास ANOVA results आ रहे होंगे हम उनको interpret कर रहे होंगे, एंड देन हमारे पास जो है वो ईच ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली मीन जो हमने अपने फैक्टर के लेवल्स क्रिएट किए होंगे. फैक्टर लेवल से क्या मराद है, लाइक एज वी नो दैट इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस कि हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल y है, ओके, एंड देन इनपुट वेरिएबल जो x है, x को हम क्या कह देते हैं, फैक्टर्स. ओके, सो जबकि y जो है दैट इज आवर रिस्पांस वेरिएबल. रिस्पांस वेरिएबल है हमारे पास. सो हमने इंट्रोडक्शन टू ANOVA के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास जो है वो ये जो रिस्पांस वेरिएबल है दैट मस्ट बी द रेशियो स्केल टाइप वेरिएबल होना चाहिए, मीन मेजरेबल वेरिएबल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए. जबकि जो हमारा जो फैक्टर है दिस इज नॉमिनल स्केल होना चाहिए, मीन जस्ट कैटेगराइजेशन ऑफ अ फैक्टर होना चाहिए. So remember that when we are saying one-way ANOVA, that means we are talking about a single factor but multiple levels. So multiple levels से क्या हम रहा है, like जैसे हम example ले सकते हैं. For example, if I am saying machine, so machine is a factor. So इसके level क्या हो सकते हैं, machine A type, machine B type, machine C type, machine D type. So one-way ANOVA हम कब apply करते हैं, जब इस factor के multiple levels, I mean दो से ज़्यादा लेवल्स हो, दो या दो से ज्यादा लेवल्स हो, उस वक्त हम one-way ANOVA अप्लाई करते हैं. और ईच लेवल जो है उसके ऊपर हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मींस जो कि बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट कर रहा होता है. कि जब मशीन ए को लेते हुए हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल क्या है, लेट्स से रिस्पांस वेरिएबल है यील्ड परसेंटेज, दैट इज आउटपुट परसेंटेज. ओके, इसी तरीके से हमारे पास जी सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद यील्ड परसेंटेज क्या है, थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली फॉर सी, राइट. सो ये जो हम ए है दैट इज बेसिकली आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट. सो हम इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की भी बात करेंगे कि ऑन एवरेज सपोज मैं कहता हूँ कि मैं 99% कॉन्फिडेंट या 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मशीन ए जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी दैट वुड बी लाई विद इन दिस रेंज. सो दैट मीन दैट इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल. So once we fit the model, we identify the confidence interval, then हम ये चेकआउट कर रहे होंगे कि आपका जो ANOVA रिजल्ट्स है उसकी मॉडल एडुकेसी को हम चेक करें. मीन ANOVA मॉडल जो है वो कितना एक्यूरेट है, मीन एक्यूरेसी से क्या बनाते हैं कि मीन हम कितना उसके रिजल्ट्स के ऊपर लाई कर सकते हैं. द रीजन इज एक प्री हमारे पास आ जाती हैं assumptions, पोस्ट assumptions भी हो जाती हैं, दैट इज सो मॉडल एडुकेसी इज बेसिकली द एरर assumptions जो कि हम चेक आउट कर रहे होंगे कि क्या आपका एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगेन, ठीक है, एज वेल एज जो फिटेड वैल्यूज आ रही हैं. सो इसको हम लेटरली डिस्कस करेंगे. वंस वी डू दैट द नेक्स्ट थिंग इज कि क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने को बताया कि ANOVA के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल लेवल्स को कंपेयर कर रहे थे. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी एंड मशीन डी. राइट नाउ हमारा एच नॉट क्या आ जाता है कि हम कहते हैं कि द म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी, द म्यू ऑफ सी एंड म्यू ऑफ डी. दैट मीन ऑल फोर एवरेजेस आर इक्वल, ठीक है. जबकि ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द मशीन्स मीन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, राइट. सो अब हमें ये करने के लेट्स से कि हमारे रिजल्ट्स के अंदर ये आ जाते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट. रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि ऑल मशीन्स आर नॉट इक्वल. सो अगर इक्वल नहीं है सो दैट मीन एटलीस्ट वन ऑफ द मशीन इज परफॉर्मिंग डिफरेंट कंपेयर टू द अदर्स. सो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
सो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास जो है वो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट आ जाते हैं जिनको हम पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं, और वो 3 तरह के हैं। आइदर वी कैन अप्लाई टकीज टेस्ट, और आइदर वी कैन अप्लाई फिशर्स टेस्ट, और आइदर वी कैन अप्लाई डाउन्स टेस्ट। ओके, सो ये टेस्ट हमें ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि कौन सी मशीन दूसरी से जो है वो डिफरेंट है या सेम परफॉर्म कर रही है। ओके, सो दिस इज अप टू द वन वे एनोवा एनालिसिस। बट जो हमारी प्री असम्पशन थी कि अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो हम क्या करेंगे, देन हम Kruskal-Wallis अप्लाई करेंगे, which is a non-parametric test, as well as we can apply the Moore's median test. So I will discuss laterly कि आपने Kruskal-Wallis test को किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, as well as Moore's median test को किस सिचुएशन के अंदर अप्लाई करना है। एक और चीज कि वन वे नोवा के अंदर जो प्री असम्पशन है कि जैसे भी हम टेस्ट भी करेंगे कि टेस्ट फॉर द होमोजेनिटी की अगर वेरिएंस इक्वल है तो हम वन वे नोवा अप्लाई करेंगे। अगर वेरिएंसेस इक्वल नहीं है तो हम वन वे नोवा विद वेल्च अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। ओके, लाइक द टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर भी यही चीज होती है कि अगर वेरिएंस इक्वल नहीं है तो हम टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करते हैं विद वेल्च अप्रोक्सीमेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो मैं बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग पेपर की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जिसमें हमारे पास जो रिस्पांस वेरिएबल है जो हम लेके चल रहे थे। सो हमारा जो रिस्पांस वेरिएबल है दैट इज basically the tensile strength, that is basically the strength of our paper, और you can say the product strength को हम जो है वो लेके चलते हैं। और जो हमारे पास input variable है that is basically hardwood concentration with respect to the percentage, so this is our factor x। और इस फैक्टर के हमने मल्टीपल लेवल्स किया हुआ है कि 5% कंसंट्रेशन रखने से हमारे पेपर की स्ट्रेंथ क्या बन रही, मीन और प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या बन रही है। ओके, 10% कंसंट्रेशन रखने से हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या बन रही है, 15% रखने से क्या बन रही है। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स और यू कैन से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। और एवरी ट्रीटमेंट और एवरी लेवल रखने के बाद हम जो है वो उसको डिफरेंट हमने प्रोडक्ट्स जो है एज अ सैंपल के तौर पर लिए और यू कैन से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। सो वी हैव टेकन द 6 basically product as a sample in order to check the tensile strength। ओके, कि 5% पे एक प्रोडक्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ हमने मेजर की वो हमारे पास आ रही है पेपर की स्ट्रेंथ 7 psi। इसी तरीके से सेकंड पेपर की जो स्ट्रेंथ आई वो 8 psi, थर्ड की 15 एंड सो ऑन। सो अब हमने करना ये है कि हमने ये चेकआउट करना है। सो वन वे नोवा में क्या बता रहा होगा कि क्या जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है या जिसको हम रिस्पांस वेरिएबल कह रहे हैं पेपर स्ट्रेंथ के ऊपर क्या हार्डवुड कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है या नहीं करती। बिकॉज हमारा वन वे नोवा का जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो क्या होता है, YIJ, जो कि बेसिकली इन तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इज इक्वल टू ग्रैंड मीन विच इज इक्वल टू द टोटल एवरेज प्लस टो आई बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है ईच ट्रीटमेंट के मीन्स को। ओके, दिस इज द थर्ड मीन, थर्ड ट्रीटमेंट मीन, फोर्थ ट्रीटमेंट मीन प्लस एल। ओके, सो इस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिकेट करेंगे। सो बेसिकली ये टो आई क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंट वुड के कंसंट्रेशन को। सो हम ये कह रहे हैं कि जो वाई है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ पेपर स्ट्रेंथ। सो हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट वुड कंसंट्रेशन रखने से क्या हमारी पेपर की स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहती है या डिफरेंट रहती है। सो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि क्या मेरे जो वुड की कंसंट्रेशन है वो पेपर स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। सो इन ऑर्डर टू डू दैट हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वन वे नोवा, सो यूजिंग मिनीटेप। सो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने इस डेटा सेट को जो है 5%, 8%, 15%, 30% इन 6 ऑब्जर्वेशंस को मैंने मिनीटेप फाइल के अंदर जो है वो सेव किया। ओके जी, सो दिस इज मेरे पास मिनीटेप फाइल की डेटा फाइल आ गई है। सो मेरे पास जी हार्डवुड कंसंट्रेशन 5% है तो हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। हार्डवुड कंसंट्रेशन 10% है, सो आई हैव 6 ऑब्जर्वेशन। सो बेसिकली ये पेपर की आउटपुट वेरिएबल को इंडिकेट करे, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाइल वी अप्लाइंग द वन वे एनोवा, द फर्स्ट थिंग जो हमें टेस्ट करने हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो डेटा सेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो दैट मीन हमें इन चारों ग्रुप्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। सो नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो टू स्टैट्स
basic statistics, normality test. Okay जी, so if I click over here, so हमारे पास वेरिएबल क्या आ गया जी, मैं सबसे पहले सेंड कर रहा हूँ 5% कंसंट्रेशन. ओके, सो नॉर्मलिटी टेस्ट के लिए मिनी टैब के अंदर हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है. सो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ द टेस्ट. सो मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एंडरसन डार्लिंग टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ रहा है. इफ आई प्रेस ओके, सो मुझे वो कह रहा है कि जी 5% के पॉइंट बेसिस ने प्रोबेबिलिटी प्लॉट दे दिया. ओके, और साथ में उसने एंडरसन डार्लिंग टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दे दिया है और पी की वैल्यू बता दी है. ओके, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मैं 10% के लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूँ. 10% के लिए भी पी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है. इसी तरीके से मेरे पास जो है वो 15% के लिए पी वैल्यू क्या आ रही है. ओके, एंड सिमिलरली मेरे पास जो है वो 20% के लिए पी वैल्यू क्या आ रही है. सो अगर मैं 5% पे जाता हूँ एंड इफ आई सी दैट कि मेरे पास अगर जो है वो पी वैल्यू जो है, if this p value is greater than or equal to your pre-decided alpha value, which is right now I am assuming 0.05. so normally हम 0.05 को ही लेके चल रहे थे. if this p value is greater than 0.05, so we will say accept h naught. accept h naught का क्या मतलब है, that mean हमारा h naught इस केस में है कि data follow the normal distribution. it mean hardwood concentration का ये वाला जो data set है, we are concluding the data follow the normal distribution. Same is the case कि अगर हम 10% को देखें तो उसमें भी p value 5% से greater है, it means data follow the normal distribution. As well as 15% पे भी p value 5% से greater than है, so data follow the normal distribution. As well as the 20%. This is what 20%. So 20% की भी p value 5% से greater than है, so that means data follow the normal distribution. So हमारी जो first condition थी कि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो each data set है that must follow the normal distribution, उसको हमने चेक कर लिया. The next thing we need to test is to check the homogeneity of the variances. That means I need to check कि मेरे पास ये जो 4 ग्रुप्स हैं जिनको मैंने ऑन एवरेज इक्वालिटी चेक करनी है, ठीक है, कि क्या ऑन एवरेज ये इक्वल है. तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनके जो विद इन अ वेरिएशन है वो इक्वल है या नहीं इन चारों ग्रुप्स के अंदर. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. अगर वो वेरिएंस इक्वल नहीं होंगे तो देन फिर हमें वन वे ओवर वेल्च अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना पड़ेगा. बट अगर वेरिएंसेस इक्वल है तो देन हम स्ट्रेट वन वे ओवर एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं. सो हम मिनी टाइम में कैसे अप्लाई करेंगे, वी विल गो टू स्टैट ANOVA वन वे. ओके, क्योंकि मेरे पास जो है वो डेटा सेट मैंने हर एक का अलग-अलग कॉलम में डाला हुआ है, तो इसलिए आई विल गो. अगर आपने क्या किया हुआ कि एक कॉलम में रिस्पांस और बाकियों में फैक्टर डाला हुआ है एक में, तो आप फिर ये वाली ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो. बट क्योंकि मैंने डेटा सेट में डिफरेंट कॉलम्स में किया हुआ था, तो देन मैं करूंगा रिस्पांस डेटा सेट इन अ सेपरेट कॉलम्स. सो आई हैव क्लिक ओवर हियर, सो रिस्पांस, सो दैट मीन सो यहाँ पे क्या करेगा, मिनी टैब ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये जो कॉलम नेम है ये मेरे फैक्टर्स हैं. ओके, फैक्टर के लेवल्स बेसिकली जिनको मैं कह सकता हूँ कि मेरे ये फैक्टर्स हैं, ये 4 डिफरेंट तरह की हार्डवुड कंसंट्रेशन और ये रिस्पांस वेरिएबल है. सो वो ऑटोमेटिकली इनको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज ओके सॉरी, बिफोर अप्लाइंग टू वन वे नोवा हमने कहा कि मुझे जो करना है वो वेरिएंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस को टेस्ट करना है. सो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, वी कैन गो टू स्टार्ट वन वे नोवा टेस्ट फॉर इक्वल वेरिएंसेस. ठीक है जी. सो टेस्ट फॉर इक्वल वेरिएंस के लिए अगेन सेम सेपरेट कॉलम में डेटा है, तो रिस्पांस वेरिएबल इन चारों को हम सेलेक्ट करेंगे, प्रेस ओके कर देंगे. ओके, सो क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इक्वल कर दिया, देन हम ऑप्शंस में जब आते हैं तो क्योंकि हम ऑलरेडी ये चेक कर चुके हुए कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट्स वाई ऑप्शंस में आके आपने क्लिक कर देना है यूज टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इस केस के अंदर वो हमें जो आंसर प्रोवाइड करेगा वो बार्लेट टेस्ट का जो है वो आंसर प्रोवाइड करेगा. अगर हम इसको अनचेक करेंगे, दैट मीन अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था बट आपने चेक करना है इक्वालिटी ऑफ द वेरिएंस, देन यू कैन अप्लाई यूज टेस्ट बेस्ड ऑन
मीन इसको अनचेक कर देंगे तो वो नॉन नॉर्मल मीन वो लेवनीज टेस्ट अप्लाई करेगा। सो फिलहाल हम कह रहे हैं क्योंकि डाटा नॉर्मल था, हम कह रहे हैं यूज टेस्ट नॉर्मल, प्रेस ओके। सो हम ग्राफ नहीं बनाना चाह रहे, ओके। सो रिजल्ट्स में इट्स ओके, सो प्रेस ओके कर। सो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज बेसिकली हमारा जो नल हाइपोथेसिस क्या आ रहा है, दैट इज ऑल फोर हैविंग द इक्वल वेरिएंस। सो दैट मीन हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा 5% कंसंट्रेशन पे इक्वल है सिग्मा स्क्वायर 10% कंसंट्रेशन से इक्वल है 15% पे, ओके जी, इक्वल है 20%, राइट। जबकि ऑल्टरनेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएंस इज डिफरेंट, राइट। हमारे पास अल्फा हम 5% बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। सो उसने जो टेस्ट अप्लाई किया वो बार्लेट टेस्ट मेथड अप्लाई किया। सो इन फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स आई विल डिस्कस द थ्योरेटिकल कि हम थ्योरेटिकली कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बार्लेट टेस्ट को, बट फिलहाल जो है वो हम मिनिटैप के रिजल्ट्स को लेके चल रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो उसने हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया हुआ है फॉर ईच ट्रीटमेंट के लिहाज से कि ईच ट्रीटमेंट का जो वेरिएंस है वो किस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें ये चेक करने की क्या चारों के चारों ग्रुप्स के अंदर जो वेरिएंस है वो विद इन अ ग्रुप ऑन इक्वल है या नहीं है। ओके, सो वी कैन टेक द पी वैल्यू because the value of p value is greater than 5%, okay, that is 0.05, so that means accept h naught. So accept h naught हमारे पास क्या था, that was that all the variances are equal, so that means the second assumption for one way ANOVA is also fulfill कि हमारे पास जो variances हैं वो सारे के सारे equal है, मीन चारों ग्रुप्स के अंदर variances are equal, okay, so that means homogeneity condition is also fulfilled. So हमने one way normality check कर ली as well as हमने बार्लेट टेस्ट को यूज करते हुए one way equality of variance को भी टेस्ट कर लिया. So both the conditions are fulfilled. That means now we can apply one way ANOVA on this data set. So in order to do that we will go to stat one way ANOVA, one way ANOVA. Then again because हमने separate columns में data store किया हुआ है इसलिए हम separate columns select कर लेंगे, select all, then we are going to options. We test that the variances are equal, so that's why we have to check this one. अगर आप इसको uncheck कर दोगे तो assume करेगा variances are unequal. ठीक है जी, so 95% confident का क्या मतलब है कि अल्फा 5% है, so press OK कर दें। Okay, फिलहाल जो है वो मैं इस कंपैरिजन को नहीं जा रहा, ग्राफ्स पे हम आ जाते हैं। ओके, हम इंटरवल प्लॉट एज वेल एज बॉक्स प्लॉट को फिलहाल हम ले लेते हैं, प्रेस ओके कर लें। रिजल्ट्स में मैं सिंपल टेबल रख लें या एक्सटेंडेड एक्सेप्टिव मैं सिंपल ही लेके चल रहा हूँ, सो प्रेस ओके एंड प्रेस ओके। ओके, सो हमारे पास वन वे ANOVA का क्या मतलब है कि ऑल द मीन्स आर इक्वल, जबकि ऑल्टरनेटिव में हम कह रहे हैं नॉट ऑल मीन्स और यू कैन से एटलीस्ट वन ऑफ द मीन आर is different from the other. So that mean हम ये कह रहे हैं कि on average hardwood concentration 5% रखने से 10%, 15% और 20% रखने से आपके पास जो है वो जो पेपर की स्ट्रेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन वो सेम तरह की पेपर स्ट्रेंथ आती है। सो दैट इज आवर एच नॉट, दैट इज फॉर वन वे। जबकि ऑल्टरनेटिव ये कहता है कि मे बी पॉसिबल है कि किसी लेवल के ऊपर मीन मे बी 10% या 15% या किसी एक लेवल की वजह से आपकी हार्डवुड जो पेपर स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है। ओके, सो दैट इज ऑल्टरनेटिव, मीन नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। ओके, के दैट इज आल्सो से कि क्या जो है वो डिफरेंट लेवल्स का रखने से हार्ड पेपर की स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, सो आप ये भी इसको कह सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया जी, फैक्टर्स के आगे, और उसने हमें बता दिया कि फैक्टर हमारे पास क्या हार्डवुड कंसंट्रेशन, उसके 4 लेवल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं और हम यही चेक करें कि क्या इन चारों लेवल्स के ऊपर रखने से आपके y के ऊपर दैट इज अ पेपर स्ट्रेंथ उसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। सो वी कैन चेक दैट विद रिस्पेक्ट टू द p वैल्यू। ठीक है, सो दिस पार्ट हम ऑलरेडी जो है वो हमने कैलकुलेट करके देखा था इन द प्रीवियस वीडियोस जब हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड
कर रहे थे, सो यू कैन आल्सो कंपेयर द रिजल्ट्स। ओके, सो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्रिटिकल रीजन बेसिस पर डिसीजन किया था, सो यहाँ पे क्योंकि हर सॉफ्टवेयर को हमें पी वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, सो पी वैल्यू की बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे डिसीजन क्या करें, क्योंकि पी वैल्यू जो है वो 5% से कम आ रही है, सो यहाँ पे हम डिसीजन क्या करेंगे, सो रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ द पॉपुलेशन मीन is different from the other. So at least one of the population mean से क्या मुराद है कि मे बी पॉसिबल है 5% कंसंट्रेशन या 10 या 15 या 20% इनमें से किसी एक के ऊपर जाके जो पेपर की स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि इन चारों के ऊपर जो है वो इक्वल पेपर स्ट्रेंथ नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है, दैट इज अ मॉडल समरी। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, विच इज आर स्क्वायर एज वेल एज एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो बेसिकली आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर आपको मॉडल की एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि हाउ बेटर द मॉडल इज। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने क्या लिया हुआ है, दैट इज डिफरेंट लेवल्स। ओके, सो इट मीन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कितने परसेंट y के अंदर जो वेरिएशन है, जो कि हमारे केस के अंदर पेपर की स्ट्रेंथ है, कितने परसेंट जो पेपर की स्ट्रेंथ के अंदर वेरिएशन आ रही है, दैट इज ड्यू टू हार्डवुड कंसंट्रेशन, ये मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर को लूँ, सो 70 अप्रॉक्सीमेटली 70.82% और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 71% जो वेरिएशन इन द पेपर स्ट्रेंथ आ रही है, दैट वाज हार्डवुड कंसंट्रेशन के लेवल को चेंज करने की वजह से आ रही है। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हार्डवुड कंसंट्रेशन के डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो पेपर की स्ट्रेंथ के अंदर 70% 71% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जबकि बाकी का जो वेरिएशन आ रही है वी डोंट नो, दैट इज पार्ट ऑफ द एरर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है। अब हमने ये तो कैलकुलेशन ड्रॉ कर लिया कि हमारे पास चार के लेवल के ऊपर जो है वो पेपर की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से लेवल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पेपर की स्ट्रेंथ आ रही है और कौन से लेवल के ऊपर कम आ रही है। ओके, और कौन सा लेवल दूसरे से डिफरेंट है। ओके, सो इन ऑर्डर टू डू दैट हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे दोबारा से ANOVA 1 में ANOVA और हम कंपैरिजन पे जाएंगे। कंपैरिजन में हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, टकी टेस्ट है, फिशर टेस्ट है और डर्न टेस्ट है। टकी टेस्ट और फिशर टेस्ट जो है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि ये आपके एवरी लेवल को दूसरे से कंपेयर करते हैं, जबकि डर्न टेस्ट के अंदर हमें एक ग्रुप लेवल मीन हम एक कंट्रोल ग्रुप बना लेते हैं, लाइक जैसे 5% बना लेते हैं तो वो बाकी लेवल्स को सिर्फ उसी लेवल से कंपेयर करेगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो टकी या फिशर में से कोई एक अप्लाई कर सकते। So right now I am applying the Techie test. So press OK, okay, and then आपने आ जाना है जी ग्राफ में, साथ ही साथ हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। So 3 in 1 सेपरेट प्लॉट करना चाहिए 3 1। So this is basically the residual plots जो कि मॉडल की एडुकेसी को टेस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। So press OK and then again हम press OK कर देते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या ANOVA के रिजल्ट्स आ गए, मॉडल समरी आ गया, and this is basically ये जो था that is basically the confidence interval for every treatment। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि I am 95% confident that the mean at hardwood concentration 5% रखने से जो मीन की वैल्यू है that will lie between 7.83 से लेकर 12.17 तक आपके पास पेपर की स्ट्रेंथ आएगी। ओके, दूसरा हमारे पास क्या 10% रखने से आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि जो पेपर की स्ट्रेंथ है वो 13.49 PSI से लेके 17.84 PSI आएगी। इसी तरीके से 15% की रखने से आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि जो पेपर की स्ट्रेंथ है वो 14.8% से लेके 19.1% के दरमियान आएगी। सो दैट इज बेसिकली द कॉन्फिडेंस इंटरवल के पर्सपेक्टिव से। बट राइट नो हम इंटरेस्टेड हैं टकी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी वांट टू नो कि कौन सा ग्रुप दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। ओके, क्योंकि हमें ANOVA टेस्ट तो ये इंडिकेट कर रहा था कि आपके पास जो है वो
H नॉट रिजेक्टेड है, दैट मीन ऑल द मीन्स आर नॉट इक्वल. सो टकी टेस्ट हमें हेल्प आउट कर रहा है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जो है वो कौन सा ग्रुप या कौन सा लेवल जो है फैक्टर लेवल डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स. अगर तो आपके पास ये जो ग्रुप्स हैं इसमें जिस चीज के अंदर जो लेटर सेम आ रहा है दैट मीन ऑन एवरेज वो दोनों लेवल जो है चाहे आप 10% कंसंट्रेशन रख ले या 15% वो कहते हैं सेम आंसर आएगा ऑलमोस्ट, वो सिग्निफिकेंटली इक्वल है, डिफरेंट नहीं है, इक्वल है. सो 10% हार्डवुड कंसंट्रेशन रखने से या 15% रखने से आपके पास जो है पेपर की स्ट्रेंथ सेम आती है, जबकि 20% के ऊपर और 5% के ऊपर जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ रही है. सो वो हम मीन की वैल्यूज को देखते हुए बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम हार्डवुड कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो आपकी पेपर की स्ट्रेंथ ऑन एवरेज इंक्रीज कर रही है. सो 20% कंसंट्रेशन रखने से आपकी पेपर की स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट आ रही है, लेकिन हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि सबसे कम जो है वो कम से कम हार्डवुड कंसंट्रेशन कम रखने से 10 ऑन एवरेज आ रही है. यही चीज हम जो है वो नीचे भी देख सकते हैं थ्रू पी वैल्यू. ठीक है जी, 10% और 5% को जब हम रख रहे हैं सो पी वैल्यू इज लेस देन 5%, सो वी विल से दे आर नॉट इक्वल. ओके, ये भी इक्वल नहीं है, 5% से कम है, ये भी इक्वल नहीं है, सो दिस इज इक्वल. ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि 5% से कम है. सो दिस इज इक्वल, दैट मीन 15% और 10% कंसंट्रेशन रखने से आपकी जो पेपर स्ट्रेंथ है वो इक्वल आती है, जबकि 5% रखने से और फिर 20% के ऊपर डिफरेंट आ रही है. सो दैट्स वाई एटलीस्ट वन ऑफ द मीन जब डिफरेंट हो रहा है तो हमारे पास एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है. और हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर हम हाईएस्ट पेपर की स्ट्रेंथ लेना चाह रहे हैं सो वी नीड हार्डवुड कंसंट्रेशन मैक्सिमम. सो मीन हमें 20% रखनी चाहिए कंसंट्रेशन. क्लियर जी? सो सेम ये ग्राफ से भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जो आपके पास की जो ग्रीन लाइन है दैट इज जीरो, अगर जो लाइन इसको कट इसके अंदर आ रही है मीन इसको कट कर रही है तो वो दोनों लेवल्स है वो इक्वल है. ओके, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द हमारे पास जो है वो टकी टेस्ट आ रहा है. सेम इज द केस, ये जो इंटरवल प्लॉट हमारे पास आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो ये बेसिकली ये जो डॉट्स हैं ये आपको एवरेज पॉइंट को इंडिकेट करें एंड दिस इज अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस इज लोअर, जबकि बॉक्स प्लॉट हम ओवरऑल डिस्क्रिप्टिवली हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ऑन एवरेज इक्वल है. सो जो कि हमें बॉक्स प्लॉट को भी देख के पता चल रहा है कि मैक्सिमम अगर आप पेपर स्ट्रेंथ लेना चाह रहे हैं सो वी नीड हार्डवुड कंसंट्रेशन मस्ट बी 20%. ओके, लास्टली इनोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें विच इज अ रेजिडुअल प्लॉट, दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वंस आपने मॉडल फिट कर लिया सो वी नीड टू टेल देम कि क्या जो रेजिड्यूल्स हैं मीन जो एरर्स आए हैं. ओके, एरर से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ, रिमेंबर मैंने मॉडल लिखा था yi इज इक्वल टू म्यू प्लस टो आई प्लस एरर. सो ये जो एरर्स हमारे पास आ रहे हैं सो बेसिकली इनको हम रेजिड्यूल्स कहते हैं. सो ये इन रेजिड्यूल की बेसिस के ऊपर जो है वो हमारे पास आ रहा है, दैट इज कि क्या वो रेजिड्यूल्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इट्स लुक लाइक नॉर्मल. सो अगर आपके पास इस रेड लाइन के ऊपर ये डॉट्स आ रहे हैं दैट इज इंडिकेटिंग कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट आप देख रहे हो रेजिड्यूल वर्सेस फिटेड वैल्यू. सो आपने ये मेक श्योर करना है कि एवरी फिटेड वैल्यू के ऊपर जो आपके पास ये जो रेजिड्यूल आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, मीन होमोजीनियस होने चाहिए, विच इज लुक लाइक होमोजीनियस मीन सेम तरह का पैटर्न हमें नजर आ रहा है. सो ये नहीं हो रहा कि आपके पास ये कोई शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से बन रही हो कि शुरू में आपके पास जो रेजिड्यूल वर्सेस फिटेड वैल्यू कोई ट्रेंड इस तरह का इंडिकेट नहीं कर रहा या कुछ इस तरह का ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रहा. सो हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल वेरिएंसेस जो है वो हमें एवरी ट्रेंड के ऊपर नजर आ रहे हैं. ओके, इसी तरीके से जो हिस्टोग्राम ऑफ रेजिड्यूल्स है वो भी हमें ऑलमोस्ट नॉर्मल नजर आ रहा है. सो द assumption इज आल्सो फुलफिल. सो आई होप कि आपको वन वे नोवा जो है वो क्लियर हो गया. ओके, अब हम आ जाते हैं जो हमारे पास था दैट वाज अगर आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मींस कि वो
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, सो दैट मीन वी नीड टू अप्लाई द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। आई होप यू रिमेंबर दैट दिस वन, जैसे मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था इन ऑर्डर टू हाइपोथेसिस सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर सिंगल ग्रुप था तो हमने कहा था कि आपने नॉन पैरामीट्रिक अप्लाई करना है साइन टेस्ट कंपेयर टू 1 टी टेस्ट और 1 जी टेस्ट। अगर आप टारगेट के साथ कंपेयर करें बस 2 दफा, मीन पेयर टी टेस्ट के अगेंस्ट विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट था, इस वजह से 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अगेंस्ट मैन टी टेस्ट था। सो सिमिलरली अगर आप 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो, सो वन वे नोवा के अगेंस्ट जो हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मीन अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो वन वे नोवा की जगह पे आप या तो क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट अप्लाई कर सकते हो या मूड्स मीडियन टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। सो क्रूस्कल वॉलिस उस वक्त बेहतर है कि अगर आपके डाटा के अंदर ज्यादा आउटलायर एग्जिस्ट नहीं करते तो देन यू कैन अप्लाई क्रूस्कल वॉलिस। बट अगर आपके डाटा के अंदर काफी ज्यादा आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो देन यू कैन अप्लाई मूड्स मीडियन टेस्ट इंस्टेड ऑफ क्रूस्कल वॉलिस। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जस्ट अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ इन मिनीटैब, और मैं सेम डाटा सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑल्दो आई नो कि ये डाटा जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, बट जस्ट आपको बताने के लिए कि हम क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट और मूड्स मीडियन टेस्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन मिनीटैब, सो यूजिंग द सेम डाटा सेट। सो फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये डाटा नॉर्मल नहीं है। सो बहरहाल हम कैसे अप्लाई करेंगे, वी विल गो टू द नॉन पैरामीट्रिक क्रूस्कल वॉलिस। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या मिनी टैब के अंदर क्रूस्कल वॉलिस अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं इनको एज अ सेपरेट कॉलम लूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डाटा सेट को पहले अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने से क्या मुराद है, मीन मुझे रिस्पॉन्स वेरिएबल सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको RES कह रहा हूँ, ओके, और मैं एक इसको कह देता हूँ फैक्टर, जिसको हम कह देते हैं HC विच इज अ हार्डवुड कंसंट्रेशन। ओके, सो हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल आ जाएगा जी दिस वन, और इस केस के अंदर जो हार्डवुड है वो दैट इज 5%। ओके, सो 5% फॉर ऑल, ठीक है जी। और इसको जो है ओके, सो इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिस्पांस वेरिएबल क्या है जी फॉर 10% के लिए दिस वन। सिमिलरली हम क्या कर देते हैं जी, यहाँ पे 10% कर देते हैं, सो दिस इज 10%, ठीक है जी। देन हमारे पास है जी 15% के अकॉर्डिंगली डेटा वैल्यूज आ जाएंगी, सो दिस इज 15%, सो विल repeat it, and then we have this one for 20%। ओके, सो हमने इनको लेदर सो अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन गो टू स्टार्ट नॉन पैरामीट्रिक क्रूस्कल वॉलिस। ओके, सो रिस्पांस में रिस्पांस चला गया, फैक्टर में HC आ गया, प्रेस ओके। सो यहाँ से हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव आ गया, से मीडियन एंड रैंक दे दिया। अगेन इन फ्यूचर वीडियोस आई विल लेट यू नो कि हम थ्योरेटिकली क्रूस्कल वॉलिस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है वो क्रूस्कल वॉलिस को कैसे करेंगे, जैसे मैंने को पहले बताया था कि जितने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जो हमने पढ़े हैं, दैट इज साइन टेस्ट हमने पढ़ा था विल्कॉक्सन, वो उसमें मीडियन और इक्वालिटी ऑफ मीडियन को चेक कर रहे थे इंस्टेड ऑफ मीन, जबकि ऑल्टरनेटिव में हमारे पास क्या गया, एटलीस्ट वन ऑफ द मीडियन इज डिफरेंट। ओके, सो पी वैल्यूज हमें बता रही है रिजेक्ट H0 बिकॉज पी वैल्यू इज लेस देन 5%, so reject H0, that mean on average the paper strength is not equal at different level of the hardwood concentration. Similarly अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ मूड्स मीडियन, सो आप इसी तरीके से मूड्स मीडियन टेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, रिस्पांस वेरिएबल फैक्टर, ठीक है जी, एंड प्रेस ओके। सो इसी तरीके से हमारे पास मूड्स मीडियन के भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट जी। सो रिमेंबर दैट क्रूस्कल वॉलिस और मूड्स मीडियन के अंदर हम क्रूस्कल वॉलिस को उस वक्त प्रेफर करेंगे कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर ज्यादा आउटलायर्स एग्जिस्ट नहीं कर, बट अगर आपके डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट ज्यादा कर रहे हो, देन वी विल अप्लाई द मूड्स मीडियन टेस्ट। आई होप
you have clear all the concepts with respect to one-way ANOVA as well as the non-parametric test. So see you in the next video.